नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का अध्याय 6 विनिर्माण। यह शॉर्ट नोट्स हैं जो टारगेट एजुकेशन सेंटर की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं। आप इन नोट्स से शॉर्ट में रिवीजन करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण किसे कहते हैं? मशीन द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग से कृषि आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। विनिर्माण उद्योग में से लोगों की आय के लिए कृषि पर निर्भरता कम होती है। विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार अवसर प्रदान करने में मदद मिलती है। इससे बेरोजगारी, गरीबी दूर करने में मदद मिलती है। विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तुओं से निर्यात बढ़ता है, जिससे कि विदेशी मुद्रा में देश में आती है और विदेशी मुद्रा की बढ़ोतरी होती है। किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का योगदान। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उद्योग का कुल शेयर 27%, उनमें से 10% खनन, बिजली, गैस आता है। शेष 17% विनिर्माण से आता है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण यह शेयर पिछले 2 दशकों से स्थित है। पिछले दशक में विनिर्माण वृद्धि दर 7% रही और 2003 में यह वृद्धि 9 से 10% रही। अगले दशक के लिए कम से कम 12% वृद्धि दर की आवश्यकता है। भारत सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल का गठन किया, जिसे NMCC के नाम से भी जाना जाता है, ताकि सही नीतियां बनाई जा सके और उद्योग सही ढंग से कार्य कर सके। उद्योग। विनिर्माण विस्तृत रूप से उद्योग कहलाता है। उद्योग अव्यवस्थित है। उद्योग की अव्यवस्थित को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, ऊर्जा की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता और आधारभूत ढांचे की उपलब्धता। कुछ लोग शहर के निकट स्थित होते हैं, जिसमें उद्योग के कई लाभ मिलते हैं। शहर के पास होने के कारण बाजार उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा शहर से कई सेवाएं भी मिल जाती है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, यातायात, श्रमिक विशेषज्ञ सलाह आदि। ऐसे औद्योगिक केंद्र को एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहते हैं। आज़ादी के पहले के समय में ज़्यादातर औद्योगिक इकाई बंदरगाहों के निकट होती थी, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। इसके फलस्वरूप ऐसे उद्योग शहर क्षेत्र के रूप में विकसित हुए, जिसे चारों ओर ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश थे। अब हम जानेंगे उद्योग के प्रकार। कच्चा माल के आधार पर वर्गीकरण। कृषि आधारित उद्योग: कपास, ऊन, जूट, सिल्क, रबड़, चीनी, चाय और कॉफी आदि। खनिज आधारित उद्योग: लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, पेट्रोकेमिकल आदि। भूमि के आधार पर वर्गीकरण। आधारभूत उद्योग: जो उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति कराते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। उदाहरण
लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमीनियम प्रगलन आदि। उपभोक्ता उद्योग जो उद्योग सीधे ग्राहकों को सामान सप्लाई करते हैं और उपभोक्ता को उद्योग कराते हैं। उदाहरण के लिए चीनी, कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स और साबुन उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पूंजी निवेश पर आधार। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग। लघु उद्योग, वृहत उद्योग। लघु उद्योग जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश हो उसे लघु उद्योग कहते हैं। वृहत उद्योग जिस उद्योग में 1 करोड़ से अधिक पूंजी का निवेश होता है उसे वृहत उद्योग कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर जो औद्योगिक सरकारी एजेंसी द्वारा प्रबंधित होते हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए सेल, भेल और ओएनजीसी आदि। प्राइवेट सेक्टर जो उद्योग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित होते हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। उदाहरण टेस्को, रिलायंस, महिंद्रा आदि प्राइवेट सेक्टर है। जॉइंट सेक्टर जो उद्योग सरकार और व्यक्ति द्वारा साझा रूप से प्रबंधित होते हैं उन्हें जॉइंट सेक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर जिन उद्योगों का प्रबंधन कच्चे माल के निर्माता या सप्लायर या कामगार या दोनों द्वारा किया जाता है उसे कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। इस प्रकार के उद्योग को संस्थानों को संयुक्त रूप से इकट्ठा किया जाता है। इस सिस्टम में लाभ या हानि अनुपातिक रूप से विकसित किया जाता है। मशहूर दूध को कोऑपरेटिव अमूल इकट्ठा बेहतरीन उदाहरण है। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग इसका एक उदाहरण है। लिज्जत पापड़ भी कोऑपरेटिव सेक्टर का एक अच्छा उदाहरण है। अब हम देखेंगे कच्चे और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर। भारी उद्योग लोहा, हल्का उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण कपड़ा उद्योग। भारत की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के कुल औद्योगिक का उत्पादन 14% कपड़ा उद्योग में आता है। रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में कृषि के बाद कपड़ा उद्योग दूसरे नंबर पर है। इस उद्योग में 3.5 करोड़ लोगों के सीधे रूप में रोजगार मिलता है। सकल घरेलू उत्पाद में कपड़ा उद्योग का शेयर 4%। यह भारत का इकलौता उद्योग है जो वैल्यू चेन आत्मनिर्भर और संपूर्ण है। अब हम देखेंगे सूती कपड़ा। पारंपरिक तौर पर सूती कपड़े बनाने की तकली और हथकरघा का इस्तेमाल होता है। 18वीं सदी के बाद पावर लूम का इस्तेमाल होने लगा। किसी ज़माने में भारत का कपड़ा अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन अंग्रेज राज के समय इंग्लैंड में मिलों के बने कपड़ों के आयात के कारण भारत का कपड़ा उद्योग तबाह हो गया। वर्तमान में भारत में 1600 सूती सिंथेटिक कपड़े की मिलें हैं, जिनमें लगभग 80% प्राइवेट सेक्टर, बाकी के मिलें पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर है। इसके अलावा हजारों ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्री है जिसके पास 4 से लेकर 10 करघा है। आगे हम देखेंगे सूती कपड़ा उद्योग की अव्यवस्थिति। शुरुआती तौर पर यह उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात के कॉटन बेल्ट तक ही सीमित हुआ करता था। सूती कपड़ा उद्योग के लिए यह बेल्ट आदर्श था क्योंकि यह कच्चा माल, बंदरगाह और यातायात के साधन, श्रम, नम जलवायु आदि की उपलब्धता थी। यह उद्योग से कपास उगाने वाले, कपास चुनने वाले, धुलाई करने वाले, सूती की कताई करने वाले और रंगरेजों, डिज़ाइनर, पैकिंग करने वाले, दर्जियों, रोजगार प्रदान करने वाले, कपड़ा कई अन्य उद्योगों को भी पालता है, जैसे
केमिकल और ढाई मिल स्टोर, पैकेजिंग मटेरियल और इंजीनियरिंग वर्क्स। आज भी कताई का काम मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन बुनाई का काम देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। भारत जापान को सूती धागे निर्यात करता है। सूती उत्पाद अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, नेपाल और सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका देशों में भी निर्यात किया जाता है। चीन के बाद भारत के पास स्पिल्स तुर्काओं की दूसरी सबसे बड़ी क्षमता है। वर्तमान में 3.4 करोड़ के आसपास स्पिल्स की क्षमता है। सूती धागे के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1/4 यानी 25% है, लेकिन सूती पोशाकों के व्यवसाय में भारत का शेयर केवल 4% है। हमारे स्पिनिंग मिल इतने सक्षम है कि ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकते हैं और जो भी रेत हम उत्पादित करते हैं उन्हें बाकी सब खपत कर सकते हैं, लेकिन हमारे बुनाई, कताई और प्रक्रमण यूनिट उतने सक्षम नहीं हैं कि देश में बनने वाले उच्च क्वालिटी के रेशे का इस्तेमाल कर सकें। कपड़ा उद्योग की समस्या क्या है, यह हम जानेंगे। इस उद्योग की मुख्य समस्या बिजली की अनियमित सप्लाई, पुरानी मशीनें, इसके अलावा अन्य समस्याएं और श्रमिकों की कम उत्पादकता और सिंथेटिक रेशों की कड़ी प्रतिस्पर्धा है। जूट उद्योग। कच्चे जूट और जूट से बने सामानों के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश के बाद भारत दूसरे नंबर का निर्यात है। भारत की 70% जूट मिलें हैं जो पश्चिम बंगाल में है, जो मुख्यतः हुगली नदी के किनारे। जूट उद्योग एक पतली बेल्ट में स्थित है जो 98 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चौड़ी है। हुगली घाटी के गुण। हुगली घाटी मुख्य गुण जूट उत्पादन क्षेत्र में निकटता, सस्ता जल यातायात, रेल, सड़क, अच्छा जाल, जूट के परिष्करण के लिए प्रचुर मात्रा में जल और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से मिलने वाले सस्ते मजदूर। जूट उद्योग सीधे रूप से 2.61 लाख कामगारों को रोजगार प्रदान करता है। यह 40 लाख छोटे और सीमांत किसानों का भी भरण पोषण करता है। ये किसान जूट और मेस्टा की खेती करते हैं। जूट उद्योग की चुनौतियाँ क्या है? जूट उद्योग में सिंथेटिक फाइबर में कड़ी स्पर्धा मिल रही है। साथ ही इसे बांग्लादेश, ब्राज़ील और फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड से भी प्रतिस्पर्धा रही है। सरकार ने पैकिंग में जूट और अनिवार्य रूप से नीति बनाई, जिसके कारण देश के अंदर मांग में वृद्धि हुई है। 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य जूट और उत्पादन क्वालिटी और जूट किसानों की आमदनी को बढ़ाना। विश्व में पर्यावरण के लिए चिंता बढ़ रही है और पर्यावरण हितैषी और जैव निम्नीकरण पदार्थों पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए जूट भविष्य उज्ज्वल दिखता है। और जूट के मुख्य बाजार अमेरिका, कनाडा, रूस, अमीरात, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया है। अब हम देखेंगे चीनी उद्योग। विश्व में भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत गुड़ और खंडसारी का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत में 460 से अधिक चीनी मिलें जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु,
गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। 60% मिलें उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है, बाकी अन्य राज्यों में। मौसमी होने के कारण उद्योग कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अधिक उपयुक्त है। हाल के वर्षों में चीनी उद्योग दक्षिण ओर शिफ्ट कर रहा है। ऐसे विशेष रूप से महाराष्ट्र में हो रहा है। इस क्षेत्र में पैदा होने वाले गन्ना में शर्करा की मात्रा अधिक होती है और इस क्षेत्र की ठंडी जलवायु से गन्ने की पेराई के लिए अधिक समय मिल जाता है। अब हम देखेंगे चीनी उद्योग की चुनौतियाँ। इस उद्योग की मुख्य चुनौतियाँ इसका मौसमी होना, उत्पादक का पुराना और कम कुशल तरीका, यातायात में देरी और खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। खनिज पर आधारित उद्योग। अब हम देखेंगे खनिज पर आधारित उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। यह एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि लोहे का इस्तेमाल मशीनों को बनाने में होता है। इस कारण से स्टील के उत्पादक और खपत को किसी भी देश के विकास के सूचक के रूप में लिया जाता है। भारत में कच्चे इस्पात उत्पाद 32.8 मिलियन टन और विश्व में इसका 9वां स्थान है। भारत इस्पोज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल 32 किलोमीटर प्रति वर्ष है। अभी भारत में 10 मुख्य संकलित स्टील प्लांट है, जिसके अलावा कई छोटे प्लांट भी है। इस सेक्टर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक मुख्य पब्लिक सेक्टर कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर की मुख्य कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। भारत में ज़्यादातर लोहा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में केंद्रित है। इस क्षेत्र में सस्ता लोहा, अयस्क और उच्च क्वालिटी का कच्चा माल, सस्ते मजदूर, रेल और सड़क से अच्छा संपर्क है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के खराब प्रदर्शन के कारण कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता और उच्च कीमत है। श्रमों की कम उत्पादकता, अनियमित विद्युत सप्लाई, अविकसित अवसंरचना और एल्यूमीनियम प्रगलन। भारत में एल्यूमीनियम प्रगलन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन है। एल्यूमीनियम के अक्सर मिश्र धातु में बदल दिया जाता है। एल्यूमीनियम मिश्र धातु का इस्तेमाल विभिन्न उत्पादकों के निर्माण में किया जाता है। भारत में एल्यूमीनियम प्रगलन के 8 प्लांट हैं। ये उड़ीसा, नालका और बालका, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में स्थित है। 2004 में भारत में 600 मिलियन टन एल्यूमीनियम उत्पादक था। अब देखेंगे हम रसायन उद्योग। भारत में के सकल घरेलू उत्पादन में रसायन उद्योग का शेयर 3% है। भारत का रसायन उद्योग एशिया में तीसरे नंबर पर है और विश्व का 12वें नंबर पर है। कार्बनिक रसायन सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अल्काली सोडे एश और कास्टिक सोडा। कार्बनिक रसायन सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल उर्वरक और सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडसिव, पेंट और डाई बनाने में किया जाता है। सोडे एश का इस्तेमाल कांच, साबुन, डिटर्जेंट और कागज आदि बनाने में किया जाता है। कार्बन रसायन पेट्रोकेमिकल इस श्रेणी में आता है। पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़ और प्लास्टिक डाई और दवा आदि बनाने में होता है।
कार्बनिक रसायन की फैक्ट्री, तेल और रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल प्लांट के आसपास मौजूद है। रसायन उद्योग की अपनी सबसे बड़ा ग्राहक है। उर्वरक उद्योग मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और फास्फेटिक उर्वरक, अमोनिक फास्फेट और कॉम्प्लेक्स उर्वरक का उत्पादक होता है। कॉम्प्लेक्स उर्वरकों में नाइट्रोजन और फास्फेट, पोटाश समावेश होता है। भारत के पास वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल लायक पोटाश और पोटेशियम उत्पादन भंडारण नहीं है, इसलिए भारत में पोटाश आयात किया जाता है। भारत नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 57 खाद्य कारखाने और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, कॉम्प्लेक्स उर्वरक का उत्पादन होता है। इसमें 29 कारखाने यूरियाओं का उत्पादन होता है और कारखाने में बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनिक सल्फेट का उत्पादन होता है। यह 68 छोटे कारखानों जो सीगल सुपरफास्ट बनाते हैं। अब हम देखेंगे सीमेंट उद्योग भारी उद्योग माल लगता है, जैसे कि चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनस और जिप्सम। गुजरात में सीमेंट कई कारखाने हैं क्योंकि यह बंदरगाह के नज़दीक है। भारत में सीमेंट के 128 बड़े और 323 छोटे कारखाने हैं। क्वालिटी में सुधार के बाद से भारत के सीमेंट को पूरी एशिया, गल्फ देशों और अफ्रीका, दक्षिण एशिया के मध्य बाजार मिल गया है। उत्पादकों निर्यात के मामले में यह उद्योग अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मोटर गाड़ी उद्योग आज भारत के लगभग हर प्रकार की मोटर गाड़ी बनती है। 1991 की उदारवादी नीतियों के कारण कई मोटर गाड़ी कंपनियां भारत में काम करना शुरू कर दिया है। आज भारत में मोटर गाड़ी के रूप में अच्छा बाजार बन गया है और अभी भारत में कार और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल 15 निर्माता और कमर्शियल व्हीकल 9 निर्माता, 2 पहिया वाहनों के 15 निर्माता और मोटर गाड़ी उद्योग के रूप में केंद्र है। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर, सानाद, पतनगर आदि। अब हम देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का मुख्य केंद्र बेंगलुरु है। इस उद्योग में अन्य मुख्य केंद्र है मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। देश में 18 उद्योग है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा, उच्च डाटा संचार की सुविधा देता है। इस उद्योग ने भारी संख्या में रोजगार प्रदान किया है और 31 मार्च 2005 तक 10 लाख से अधिक लोग सूचना प्रौद्योगिकी कार्यरत हैं। हाल के वर्षों में बीपीओ, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों की हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह प्रदूषण भी बढ़ावा देती है। अब हम देखेंगे प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में गैसों की उपस्थिति, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थ, धूल, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशु और पौधों
इमारत तथा पर्यावरण दुष्प्रभाव डालता है। जल प्रदूषण, उद्योग द्वारा कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। कुछ उद्योग हैं जो रंग, अपमार्जक अम्ल और लवण तथा भारी धातुएं, कृत्रिम रसायन आदि जल में वंचित करते हैं। अब देखें भूतापी प्रदूषण। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में के अपशिष्ट, परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार और अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। ध्वनि प्रदूषण में खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं परंतु श्रवण अक्षमता और हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती है। अब हम देखेंगे उद्योग द्वारा पर्यावरण में होने वाला नुकसान के रोकथाम कैसे करें। जल का पुनर्चक्रीकरण होना चाहिए। जल के पुनर्चक्रीकरण से ताजे पानी के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रह पर जोर देना चाहिए। गर्म पानी और अपशिष्ट को समुचित उपचार के बाद ही नदी और नालों, तालाबों में छोड़ना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले कई क्लासों में क्लास 10th का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 6ठा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि अपन अपने क्लासों को अच्छे से कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अमूल्य साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।